अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं नॉन रीजनिंग ज़ूलॉजी सेकेंड ईयर के पीसी कॉम्प्रिहेंसिव का जो पेपर था 2021 का। और इसमें वही सवाल हैं जो हमारे पास पीसी के गेस्ट पेपर में होते हैं और बॉयज़ और गर्ल्स का जो अलग से कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है। मतलब हम कर रहे हैं पीसी के गेस्ट पेपर इस ईयर के 2021 के इन शॉर्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था कि राइट 4 ऑब्जेक्शंस ऑन लेमार्क्स थ्योरी। ये वाला सवाल मैं आपको नॉन रीजनिंग वाली जो मॉडल पेपर का सवाल है ये उस वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ, उसके नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि इसकी जो थ्योरी थी जिसमें हमें पता था, जिसमें ये कह रहा था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इनहेरिड होते हैं। उस पर 4 ऑब्जेक्शंस थी, 4 पॉइंट्स थे। वो आप नोट्स और एक्सप्लेनेशन उस वीडियो से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल दूसरा था और करके कि रोल बता दें हाइपोथैलेमस का इन थर्मो रेगुलेशन। तो वो जो सवाल आता है रीजनिंग वाले चैप्टर में कि हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं, वही रीज़न वाला सवाल जो है वो यहाँ पे आपने नोट बना के लिख लेना है। बस आपने वर्डिंग को थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरह से लिखेंगे कि हाइपोथैलेमस का जो रोल होता है थर्मो रेगुलेशन में वो इस तरह से होता है कि इसको थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। और क्यों कहते हैं तो फिर वही वाला सारा रीज़न का जो मैटर है वो सारा इसमें आ जाएगा। ये वाला सवाल जो है वो मॉडल पेपर में आया हुआ था, उसमें भी करा चुके हैं। चैप्टर 1 के जो ज़ूलॉजी के रीजनिंग सवाल आते हैं उसमें भी इसके नोट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो से जाके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास जो सवाल है कि ह्यूमर डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का डिफरेंशिएशन बता दें। तो सबसे पहली बात कि डायलिसिस ही क्यों होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो उसका जवाब ये होगा कि डायलिसिस तब होता है जब किडनी फेल हो जाती है। किडनी का फंक्शन है ब्लड को फ़िल्टर करना, वो फ़िल्टर नहीं करी तो अब हम आर्टिफिशियली करेंगे, तो वो या तो हीमोडायलिसिस होती है या पेरिटोनियल होती है। पहले इस पर बात कर लेते हैं। हीमोडायलिसिस में जो वर्ड हीम है वो रेफ़र कर रहा है ब्लड की तरफ, यानी कि ब्लड को निकाल के बॉडी से एक आर्टिफिशियल मशीन से, जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, उससे ब्लड को फ़िल्टर करना, उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस इन शॉर्ट। ये प्रोसेस होता किस तरह से, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल किडनी वाली जो मशीन होती है उसके अंदर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं डायलिसेट। वो बेसिकली एक फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके अंदर हर चीज़ की कंसनट्रेशन बहुत केयरफुली एडजस्ट करके रखी जाती है इस तरह से कि जो ब्लड आ रहा है वो फ़िल्टर आउट हो जाए उस चीज़ में से। मतलब डायलिसेट के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड से, वेस्ट मटीरियल निकल के, इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। और हीमोडायलिसिस में हम करते क्या है कि एक ट्यूब को अटैच करते हैं बॉडी के साथ और यानी कि जो ब्लड वेसल्स के साथ अटैच करते हैं हाथ से, या वैसे तो हाथ से ही होता है ये, और वहाँ से ब्लड को पंप करा के मशीन के अंदर लेके आते हैं। जो आर्टिफिशियल किडनी की मशीन होती है वो इस तरह से बनी होती है कि उसके अंदर एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। उस परमिएबल मेम्ब्रेन से वेस्ट मटीरियल आराम से डिफ्यूज़ होकर डायलिसेट के अंदर आ सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो उस तरह से फ़िल्टर होती है मशीन के अंदर ब्लड, और वापस से चला जाता है इन्हीं ट्यूब्स की मदद से ब्लड के अंदर, जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रोसेस को लगते हैं 6 से 10 घंटे। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा करना होता है। और ये भी चीज़ के स्ट्रिक्ट डाइट के अंदर ये हीमोडायलिसिस जब जिसकी स्टार्ट हो जाती है तो उसकी डाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके कॉन्ट्रेरी जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि पहले आप पेरिटोनियल कैविटी को समझ लें कि वो क्या होती है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। उस डायग्राम में तो खैर पेरिटोनियल कैविटी इतनी उससे नहीं समझ आ रही, इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस समझ आ जाएगी आपको। पेरिटोनियम क्या होती है कि हमारे जो एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेट, इंटेस्टाइन और ये सारी चीज़ें जो हो गई, स्टमक और ये सारी चीज़ें जो हो गई, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कवरिंग होती है, उसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक आउटर एक इनर, और इनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं, इस स्पेस को यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली लाइनिंग हो गई बेली की। ठीक है, वही पेरिटोनियल कैविटी को उसको नेचुरल फ़िल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं ब्लड के। यानी अब हम अपना डायलिसिस जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं उसको जो है वो पहले हम क्या करते हैं कि एक इंसिशन लगाते हैं, यानी एक चीरा लगाते हैं पेट में, और वहाँ से एक कैथेटर के ज़रिए से उस डायलिसेट को इस कैविटी के अंदर छोड़ देते हैं। जब उसको वहाँ छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जो भी ब्लड सप्लाई, उस लेयर की जो ब्लड सप्लाई है, पेरिटोनियम की जो ब्लड सप्लाई है, वो वही ब्लड है जो बॉडी में हर जगह जा रहा है। तो सारा ब्लड जो भी बॉडी में जहाँ पे भी जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट था, वो सारा ब्लड, वही मेटाबॉलिक वेस्ट वाला ब्लड सारा हर जगह जा रहा होता है। तो उस पेरिटोनियम पे भी वही ब्लड होगा, तो उस ब्लड में से वेस्ट मटीरियल्स निकल के जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो पड़ा हुआ डायलिसेट है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर हम उसको छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस में लगता है 1 घंटा। 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। तो वो जो डायलिसेट होता है वो सारा ब्लड में से एब्जॉर्ब करके फिर वापस से हम उसको एक बैग के अंदर खींच के निकाल लेते हैं। तो इस तरह से होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें हमारे पास 1 घंटा लगता है। इसमें एब्डोमिनल इंसिशन के ज़रिए कैथेटर लगा के पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसेट को छोड़ दिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम अपना दिन में काफ़ी दफ़ा मल्टीपल टाइम इसको रिपीट करना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, लेकिन
इसको बार बार करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली इसको रिपीट करना पड़ता है दिन में। जबकि हीमोडायलिसिस जो होता है वो हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा होता है, लेकिन 3 दफ़ा में भी वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं आपको एक कंपैरेटिव डायग्राम दिखा देती हूँ, उससे आप उसको पॉज करके वीडियो को उसको थोड़ा सा बेहतर समझ सकते हैं। इसके बाद सवाल है कि डिफ्रेंशिएट करना है टेटनी और क्रैम्प के अंदर। तो जो दोनों होती हैं वो होती बेसिकली इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती हैं स्ट्राइटेड मसल्स की, लेकिन फ़र्क क्या होता है कॉज का, यानी कि जो खुद ही से जो एकदम से स्ट्राइटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं सडनली, वो टेटनी में अलग वजह से हो रहे होते हैं, क्रैम्प में अलग वजह से होते हैं। टेटनी में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड में कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होगी, जैसे कि लो कैल्शियम लेवल है ब्लड के अंदर, तो वो उस लो कैल्शियम होने का मतलब ये भी हो सकता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया या किसी ग्लैंड में मसला या कोई और मसले मसाइल पीछे होते हैं तो टेटनी हो रही होती है। जबकि क्रैम्प में फ़र्क ही होता है कि हमारे पास नॉर्मल कंडीशन कोई नॉर्मल इम्बैलेंस की वजह से क्रैम्प हो रहा होता है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी हो गई, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हो गए, उस वजह से अगर इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो वो क्रैम्प कहलाती है। इसी तरह से टेटनी जो है वो कोई स्पेसिफाइड ये नहीं कि किसी एक जगह पे हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफाइड इसलिए नहीं, और जनरली ये किसी भी स्ट्राइटेड मसल के अंदर हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि ये नर्व्स की ओवर एक्साइटेशन की वजह से भी हो जाती है। नर्व्स ओवर एक्साइट हो सकती हैं किसी भी दूसरी कॉज की वजह से, किसी टॉक्सिन ने नर्व्स को आके एक्साइट करा दिया और उसकी वजह से जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स जो है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए एबनॉर्मली, तो वो टेटनी में हो रहा होता है। क्रैम्प में क्या होता है, जो नॉर्मली जो एथलीट और स्पोर्ट्समैन होते हैं बहुत ज़्यादा मसल इस्तेमाल कर होते हैं, एक्सेस यूज़ की वजह से इम्बैलेंस हो जाती है कंडीशंस में जो कि नॉर्मली मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रही होंगी। इसी तरह से टेटनी जो है वो फेटल भी हो सकती है अगर रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो हमारा सारा पैसेज वे है जहाँ से हम सांस लेते हैं उसके पास जो भी स्ट्राइटेड मसल हैं अगर उनमें कभी टेटनी हो गई तो वो पैसेज वे को ब्लॉक करेगा और अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो वो फेटल हो सकता है। जबकि क्रैम्प की कंडीशन में क्या होता है कि वो उन तरह के मसल्स में होता है जो कि हाथ और पैर के हो गए, लिम्स के मसल हो गए, तो वो रिस्टोर हो सकता है जब कंडीशन नॉर्मल हो जाए, हाइड्रेशन पूरी हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए। उसके बाद सवाल था कि बता दें फंक्शन पेल्विक गर्डल का, और जो गर्ल्स का पीसी का पेपर था उसमें उन्होंने पूछा था कि 3 बोन्स के नाम भी बताने थे। तो पहले मैं आपको बोन की डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जो पेल्विक गर्डल होती है वो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस से मिलकर बनी होती है जो कि हमारी हिप बोन होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास ये होती है पार्ट एक्साइल स्केलेटन का, जो बीच वाला स्केलेटन होता है सारा सेंट्रल, वो एक्साइल स्केलेटन होता है और हाथ और पैर का स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। तो ये पेल्विक गर्डल जो होती है वो लोअर अपेंडिकुलर स्केलेटन को अटैच करती है एक्साइल स्केलेटन से, यानी लेग्स को अटैच करती है वर्टिब्रल कॉलम से। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा यही कि हमें पता है कि जिस रीजन में प्रेजेंट होती है वहाँ पे यूरिन का ब्लैडर होता है, इंटेस्टाइन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो ये भी पेल्विक गर्डल ही प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा जो बॉडी का वेट होता है जब हम बैठे हुए होते हैं तो वो सारा का सारा पेल्विक गर्डल सपोर्ट कर रहा होता है उसको। ठीक है, और जब हम बैठ के उठ के खड़े होते हैं और चलते हैं तो उसमें जो बॉडी का वेट ट्रांसफ़र करना होता है हमें अपर बॉडी से ट्रंक से लेग की तरफ, वो भी पेल्विक गर्डल ही करा रहा होता है क्योंकि इसने अटैचमेंट प्रोवाइड की हुई थी लेग से बाकी सारी अपर बॉडी को। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। और यही कि इसका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइन होता है लेग्स के साथ वो प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ़ डायमेंशन में हमारी लेग की जो मोबिलिटी होती है, हर तरह से हम उसको घुमा सकते हैं, मतलब हिला सकते हैं, चला सकते हैं, तो वो भी पेल्विक गर्डल के इंपॉर्टेंट फंक्शन में आ जाता है। उसके बाद हमसे पूछ रहे थे कि मोटर यूनिट्स क्या होते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। तो मोटर यूनिट हम कहते हैं कि वो तमाम तर मसल फाइबर, एक मसल के अंदर वो सारे फाइबर्स जो एक न्यूरॉन से नर्वेट हो रहे होते हैं, उसकी सारी ब्रांचेस से नर्वेट हो रहे होते हैं, वो उसका मोटर यूनिट होता है। मैं आपको एक डायग्राम में समझाती हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक सही है, ये एक मसल है, सही है, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। पता है मसल जो होता है वो बंडल ऑफ फाइबर्स होता है। तो इसके जो फाइबर्स किसी एक, अगर एक नर्व आके इस फाइबर को फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 इस तरह से इसको इनोवेट करिए, सिर्फ 3 फाइबर्स को फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस मसल का एक मोटर यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारी नर्व्स आके जो है वो बकिया फाइबर्स को इनोवेट करे होंगी, यानी उसको स्टिमुलेट करे होंगी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये होते हैं मसल के मोटर यूनिट्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, देखिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन है, सही है, इसको मैं चाहूँ तो इसको बहुत आराम से भी उठा सकती हूँ और मैं चाहूँ तो एकदम से अचानक से फोर्सफुली भी इसको उठा सकती हूँ या किसी से छीन सकती हूँ। तो मैं ऐसा कैसे कर पाती हूँ, हमने पढ़ा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म में कि मसल का ऑल और नॉन रूल होता है, या तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरी लेंथ में स्लाइड करता है फाइबर, या तो पूरा नहीं करता। तो फिर किस तरह से हम कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हमारी स्लो होती हैं, कुछ फास्ट होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये फंक्शन होता है मोटर यूनिट का।
यानी कि अगर किसी मसल को जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तो ज़्यादा मोटर यूनिट जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे, ज़्यादा मोटर यूनिट्स जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होंगे। अगर कम होगा तो कम करवा रहे होंगे, यानी कि जितनी स्ट्रेंथ चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए उतने मोटर यूनिट्स जो हैं वो आके काम कर रहे होंगे और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे होंगे। ये होती है सिग्निफिकेंस मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कि मसल की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो किस तरह से डिटरमाइन हो रही होती है कि मोटर यूनिट आके डिटरमाइन करता है। जितने ज़्यादा मोटर यूनिट होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितने कम मोटर यूनिट एक्टिवेट हुए होंगे उतनी कम स्ट्रेंथ होगी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये होती है इसकी सिग्निफिकेंस। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें नोट लिख के दिखा दें हंटिंगटन्स डिसीज़ के ऊपर। तो जब भी नोट वाला सवाल आता है तो हम प्रेफर ये करेंगे या तो हम पॉइंट्स में उसको बता दें ताकि हर पॉइंट हमारा क्लियरली एग्जामिनर के सामने चला जाए, और पैराग्राफ हमेशा जो है वो एक इस तरह का इम्पैक्ट देता है कि उसको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, इतना टाइम नहीं होता चेकर के पास चेक करने के लिए, ये बात हमें पता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी नोट वगैरह आ जाए उसको हम या तो पॉइंट्स बना दें अगर हमें हेडिंग नहीं समझ आ रही, या फिर हम हेडिंग या फिर उस पॉइंट से पहले एक हेडिंग बना देंगे। जिस तरह से हंटिंगटन्स डिसीज़ के अंदर क्या होता है, इसकी जीनोटाइप के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि एक यूनिफैक्टोरल डिजीज़ है। ऑटोसोमल डोमिनेंट अलील क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर जो होती है उसके अंदर मसला होता है, इस वजह से ये हो रही होती है। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादातर हेट्रोजाइगस होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि क्योंकि एक तो डोमिनेंट अलील है, यानी कि जो दो क्रोमोसोम्स होंगे उसमें से किसी एक के ऊपर जो एक अलील होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो एक अलील होते हैं उसके ऊपर किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह की डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट होगी जो कि हंटिंगटन्स डिसीज़ करवा सकती है। ज़्यादातर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, यानी किसी एक पे होगी, और क्योंकि डोमिनेंट है तो वो फिनोटाइप के अंदर आ जाएगी, अपेयर होगी। और दूसरा हम इसकी हेडिंग बना देंगे अकरेंस की, कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डिलेड होते हैं और तकरीबन 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद अपेयर हो रहे होते हैं इस पर्सन के अंदर। और इसके सिम्टम्स में हम बता देंगे कि मेंटल रिटार्डेशन होती है और साथ में इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ट्रीटमेंट की हेडिंग बना के बता देंगे कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। ठीक है, बाकी सवाल अगले पार्ट में।